स्वागत है मित्रों आपका एजुकेशनल वर्ल्ड में। और आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की क्लास के अंतर्गत यूनिट नंबर 5 की। तो जो आज का टॉपिक है उसमें हम लोग बेसिकली कंप्लीट करेंगे पल्स मॉड्यूलेशन। अब देखिए यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन की बात अगर करें तो अब तक आपने एएम तथा एफएम के विषय में पढ़ा है। यहाँ पर सभी मॉड्यूलेशन टेक्निक्स यानी कि कॉन्टिन्यूस मॉड्यूलेशन टेक्निक्स के बारे में हम लोगों ने देखा था। और हम लोगों ने ये भी जाना था कि जो हमारी कैरियर तरंगें होती हैं वो कॉन्टिन्यूस तरंगें होती हैं। कॉन्टिन्यूस का मतलब यही हो सकता है कि जैसे अगर हम बात करें कि हमारा एक वेव फॉर्म है और यहाँ पर ये हमारी वेव्स जा रही हैं, तो ये जो एक कॉन्टिन्यूशन बन रहा है यहाँ पर एक कॉन्टिन्यूशन ऐसे है और ये कॉन्टिन्यूशन ऐसे है, तो यहाँ पर कहीं पर फ्लो जो है हमारा फ्लो कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा है, तो यही हमारा कहलाता है कॉन्टिन्यूस मॉड्यूलेशन। तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने देखा था कि कॉन्टिन्यूशन मॉड्यूलेशन हो रहा था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि साइन वेव के माध्यम से दर्शाया गया है। और अगर हम आगे देखें तो दूरसंचार यानी कि टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले पल्स कोड मॉड्यूलेशन पीएम की विस्तृत जानकारी भी हमें आप इस पार्ट में जो है मिलेगी। और एनालॉग और डिजिटल मॉड्यूलेशन की तकनीकें कौन कौन सी हैं इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए थोड़ा सा विस्तृत तौर पर देख लेते हैं कि पल्स मॉड्यूलेशन में डिफरेंस और कॉन्टिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन में क्या अंतर होता है। और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से करिएगा। और इससे जो है ज़्यादातर चूँकि आखिरी के यूनिट्स हैं और आखिरी के यूनिट्स जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो आप लोग जो है इन पर विशेषता ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि कॉन्टिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन सिस्टम वेव मॉड्यूलेशन कॉन्टिन्यूस मॉड्यूलेशन में उच्च आवृत्ति की तरंग होती है और कैरियर तरंग में प्रयुक्त की जाती है। तो अब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारा ये एक वेव गई, जब हमारी वेव जो है ट्रैवल करती है तो ट्रैवल करने पर वो हमारी वेव जो है बन जाती है सीटी। सीटी का मतलब होता है कैरियर सिग्नल। तो कैरियर सिग्नल जब चलता है सिग्नल तो उसकी जो एक कह सकते हैं आवृत्ति होती है और मॉड्यूलेटिंग के बाद जो आवृत्ति होती है उसमें कहीं ना कहीं भिन्नता आती है। तो उसके बारे में ही यहाँ पर ये वर्णन कर रहा है। और अगर हम आगे इसमें देखें तो हमें देखने को पता चलेगा कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल द्वारा उच्च आवृत्ति साइन तरंगों का मॉड्यूलेशन द्वारा किया जाता है और कॉन्टिन्यूस एसी होती है। इसमें एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, जो हमेशा कॉन्टिन्यूस फॉर्म में बहती रहती है। और इससे जो है मॉड्यूलेशन CW मॉड्यूलेशन कहा जाता है, यानी कि कॉन्टिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन कहा जाता है, जिसमें कभी भी आपका सिग्नल जो है वो ब्रेक नहीं होगा। आपको कॉन्टिन्यूस वेव फॉर्म एक जो है वो आप देखते रहेंगे। अब जैसे आपके पल्स मॉड्यूलेशन की तकनीक अगर हम देखें तो इसमें कैरियर तरंग होती है। कैरियर तरंग जो है हमारी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो हमारा बी वाला पार्ट है उसमें दर्शाया गया है कि कैरियर तरंग हमारी सीटी जो है वो यहाँ पर फ्लो हो रही है। तो अर्थात कैरियर तरंग कॉन्टिन्यूस होकर पल्सों के आकार की होती है। जैसे आप लोगों ने सीआरओ पे वर्क किया होगा तो सीआरओ पे हम हर तरह की जो वेव फॉर्म होती है उसको ट्रेस करते हैं, वैसे ही उसकी जो कॉन्टिन्यूएशन फॉर्म होती है वेव फॉर्म की, वो कहीं अगर छोटा सा सिग्नल आया एक वेव फॉर्म के बाद थोड़ा सा हमें वेट करने को मिला, फिर दूसरी वेव फॉर्म प्राप्त हुई, तो वहाँ पर हमें डिसकॉन्टिन्यूएशन हो जाता है। तो यही पद्धति जो है ये हमारी पल्स मॉड्यूलेशन कराती है कि इलेक्ट्रॉनिक पल्स में हमारा सिग्नल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। आगे बात करें तो पल्स संचार पद्धति का मुख्य लाभ पावर की बचत होती है। और जब हमारा वेव फॉर्म जो है पावर के फॉर्म में आएगी तो हमारी जो वेव है उसकी भी बचत होती है, बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन नहीं होता है उसमें। और इसकी जो नॉइज़ परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी होती है, किंतु पल्स मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन को ऊपर कर जटिल कर महंगे होते हैं। तो ये थोड़े से यहाँ पर कॉस्ट का इशू आ जाता है। और जो हम जानते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर कंप्यूटर साइंस की फील्ड में एक नॉर्मल सी बात है, जो टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा एडवांस होगी वो उतनी ज़्यादा कॉस्टली होती है। और धीरे धीरे जैसे ही उसके जो रिसोर्सेज हैं वो कम होने लगते हैं, तो हमारा जो नॉर्मल सिग्नल्स है और या जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वो उतनी ज़्यादा ही फिर कुछ चीप एंड बेस्ट हमें मिल पाती हैं। अब आगे बात कर लेते हैं विभिन्न प्रकार के मॉड्यूलेशन में। तो यहाँ पर देखिए एक डेफिनेशन दी गई है, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पल्स मॉड्यूलेशन वह तकनीक होती है जिसमें पल्स ट्रेन के किसी अभिलक्षण जैसे आयाम, चौड़ाई, विड्थ या पोजीशन को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुरूप परिवर्तित किया जाता है। इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं। कह रहा है कि इन पल्स मॉड्यूलेशन स्मूथ पैरामीटर ऑफ ए पल्स इज ट्रेंड विद वेरीड अकॉर्डिंग विद द मैसेज सिग्नल। तो मैंने जब आपका ये कोर्स स्टार्ट किया था तो मैंने जो अपनी कुछ प्रारंभिक कक्षाओं में आपको बताया भी था शायद कि जो हमारा सिग्नल होता है उसको नापने के कई सारे आयाम होते हैं। आयाम का मतलब हो गया कि उसका पैरामीटर है या उसकी बैंडविड्थ है या फिर उसका जो है थ्रूपुट है या फिर उसकी जो है टेंडेंसी क्या है, किस डायरेक्शन में वो फ्लो कर रहा है।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम वहाँ से पता लगा सकते हैं। वैसे ही ये आयाम होते हैं जिनके द्वारा हम किसी भी सिग्नल की जाँच करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो उसकी चौड़ाई यानी कि विड्थ हो गई, उसकी पोजीशन क्या है और मॉडरेटिंग सिग्नल के अनुरूप क्या परिवर्तन उसमें किया गया है कि नहीं किया गया है। तो वही जब ये सारे पैरामीटर मिला के हमारा एक केस स्टडी बनती है तो वही हमारी कहलाती है पल्स मॉड्यूलेशन। और इसको जो है 2 प्रकारों में बाँटा गया है। 2 प्रकारों में बाँटने का मतलब है पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन होता है और जो है हमारा दूसरा होता है पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन होता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये पर एक चार्ट बनाया गया है, फ्लो डायग्राम। तो इसको आप मेमोराइज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारा पल्स मॉड्यूलेशन है वो एनालॉग होगा और डिजिटल होगा, और उसके बाद जो है हमारा एनालॉग है वो PAM, PWM, PPM में डिवाइड किया जाएगा। डिजिटल जो है PCM में, डेल्टा मॉड्यूलेशन में और डिफरेंशियल मॉड्यूलेशन में किया जाएगा। तो जो पूरी हमारी यूनिट है उनमें हमें इसी के बारे में, सबके बारे में थोड़ा डिटेल में देखना है, और ये थोड़ा सा जो है विशेषता आता भी है एग्ज़ाम में। तो अभी फ़िलहाल हम बात कर लेते हैं एनालॉग की और डिजिटल की। एक संक्षिप्त विवरण हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन की बात करें तो एनालॉग में तो हमने देख लिया कि एनालॉग में जो है हमारे एनालॉग सिग्नल होते हैं और डिजिटल सिग्नल होते हैं। तो एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन की अगर हम बात करें यानी कि यहाँ पर PAM की बात करते हैं, तो पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन में पीरियोडिक पल्स ट्रेन के अभिलक्षण पैरामीटर जैसे बैंडविड्थ, पोजीशन, मॉड्यूलेटिंग के अनुरूप परिवर्तित की जाती है, और पल्स एनालॉग में मॉड्यूलेशन ट्रेन के अभिलक्षण मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार कॉन्फ़िगरेशन में परिवर्तन होता है। तो देखिए कुल मिलाकर यहाँ पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारा एक वेवफॉर्म कॉन्टिन्यूएशन में आ रही है तो जैसा इसका नेचर होगा उसी के आधार पर हमारा सुपर पोजिशनिंग उसकी करी जाएगी। उसके कह सकते हैं तो मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया में कुछ चेंज आएगा। उसके बाद जब मॉड्यूलेशन करेंगे तो कई बार हमारा सिग्नल ट्रेवल करता है काफ़ी डिस्टेंस में, कुछ नॉइसेज आके इसमें ऐड हो जाती हैं, तो नॉइसेज के कारण हमारा डिग्रेडेशन हो जाता है, तो उससे भी कुछ क्वालिटी जो है हमारी वो डिक्रीज़ हो सकती है। या फिर कई बार जो मीडियम है, चैनल है, वो इतना ज़्यादा बिना बैंडविड्थ कंज्यूम किए भी वो ट्रैवल कर पाता है, तो जिससे जो हमारी फ्रिक्वेंसी है वो कुछ कहीं उसकी बचत हो जाती है। तो पावर जब बच जाएगी तो हमारा ट्रैवल बहुत आसानी से हो जाएगा, तो उससे जो है वो हमारा सिग्नल आसानी से ट्रैवल हो सकता है। तो हमारा पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन है वो यही बताता है कि जो हमारा आयाम बैंडविड्थ पोजीशनिंग है उसके अनुरूप जो है वो परिवर्तित की जा सकती है, और ये जो है हमेशा कॉन्टिन्यूअस मैनर में होता है। अब हमने बात करी है कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, ये हमने देख लिया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट इसका आता है वो होता है PWM यानी कि पल्स विड्थ। तो यानी जो एम्पलीट्यूड के आधार पर मॉड्यूलेशन किए जाते हैं किसी भी वेवफॉर्म की, वो हमारा कहलाता है PAM, और जो विड्थ के हिसाब से यानी कि उसकी चौड़ाई के हिसाब से उसकी जो सिग्नल जनरेट होती है तो वो हमारा कहलाता है PWM। और अगर हम बात करें पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन की, तो इसमें जो है हमारा ड्यूरेशन का मतलब यही हो गया कि एक वेव फॉर्म का यहाँ से हमने एक ट्रेस कर लिया, ये टाइम t मान लिया, ये टाइम हमारा 2t हो गया, तो इनके इंटरवल में जितना अंतराल होता है वही हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा ड्यूरेशन कहलाता है। पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन देख लेते हैं। तो इस विधि में पल्स मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के आयाम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और आयाम का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि बेसिकली जो हमारा एम्पलीट्यूड होता है, और यहाँ पर बाइनरी कोड के आधार पर जो है ये परिवर्तित किया जाता है। बाइनरी कोड के आधार पर अगर हम देखें तो कैसे उसका डिजिटलीकरण होगा सिग्नल का, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, उसके आधार पर हम देखते हैं। थोड़ा सा और देख लेते हैं डिजिटल के बारे में। तो डिजिटल मॉड्यूलेशन जो है पल्स ट्रेन निर्धारित यानी कि रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू में से कोई एक मान ली जाती है। तो यहाँ पर एक एज्यूमिंग का फंडा चलता है कि हमारी लिस्ट ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, उसमें हमने मान लिया कि जो हमारा सिग्नल जा रहा है उसमें नॉर्मल वैल्यूज़ उसके नियर बाय कौन सी हैं, उस सिग्नल के आधार पर हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसका जो डिवीज़न किया गया है ये पल्स कोड मॉड्यूलेशन के आधार पर किया जाता है, PCM में किया जाता है, और डेल्टा मॉड्यूलेशन में किया जाता है, और हमारा डिफरेंशियल PCM में किया जाता है। अब हम इसका एक समग्र रूप देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम अपने इस लेक्चर को विराम देंगे। तो अगर अभी तक हम बात करें कि अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पल्स मॉड्यूलेशन पद्धति पल्स ट्रेन को कैरियर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। पल्स मॉड्यूलेशन एनालॉग तथा डिजिटल हो सकता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा एनालॉग होगा या डिजिटल होगा। एनालॉग मॉड्यूलेशन को पल्स वेरिएबल पैरामीटर को कुछ भी मान सकते हैं, जैसे PAM, PWM, PPM। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आगे देखते हैं। डिजिटल मॉड्यूलेशन में वेरिएबल पैरामीटर निर्धारित होते हैं जिनको बाइनरी कोड के आधार पर परिवर्तित करके ट्रांसमिट किया जाता है। और बाइनरी का मतलब यहाँ पर ऐसे है कि 0-1, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो 0-1 की भाषा समझता है, तो यहाँ पर इसलिए बाइनरी भाषा को ट्रांसफर करना बिट बाय बिट बहुत ज़्यादा ईजिली हो जाता है, इसलिए वो इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो आज की इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।